सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो ड्रामा के स्टार्टिंग से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड वैन को देखते हैं, जिसे पेट में काफ़ी अजीब सा पेन हो रहा था। तो वो केमिस्ट के पास दवाई लेने पहुंची तो केमिस्ट उल्टा उसी पर बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है क्या, तुम प्रेग्नेंट हो? ओह, ये आजकल के बच्चे भी ना। और ये सब सुनकर वैन को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है। केमिस्ट वैन को प्रेगनेंसी किट दे देता है, लेकिन उसके रुपए कटाने के लिए कार्ड में रुपए तक नहीं थे। तो वो केमिस्ट और ज्यादा बातें बनाता है कि एक तो तुम्हारे पास रुपए नहीं, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ पर आई किस लिए हो? तो वैन अपने हाथ में एक ब्लैक कार्ड देखकर पुरानी बात याद करती है कि जहाँ पर ये ब्लैक कार्ड हमारे मेड लीड युआन ने उसे दिया था और साथ में कहा था कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। वैन वो कार्ड केमिस्ट को देती है और जल्दी से किट लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो केमिस्ट जब उस रुपए चेक करता है तो पता लगा कि इसमें 10 मिलियन युआन है, जिसे देखकर तो वो हैरानी रह गया था। वहीं घर की तरफ हम फिर से वैन को देखते हैं, जिसने कि चेक किया कि अब तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई कि अब वो क्या करेगी। अब सीन हम 3 महीने पहले शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर वैन अपनी स्कूल की फीस कंप्लीट करने के लिए साइड बाय काम किया करती थी एक बार में। अब उन सभी को उनका काम समझा दिया जाता है और तभी हमारे ड्रामा की मेन लीड ली युआन की एंट्री हो जाती है, जो इन शॉर्ट यहाँ का प्रिंस भी कहा जाता है। साथ में एक गवर्नर की बेटी भी आ रही थी, जिसका नाम है जिन। वो जैसे ही वान को देखती है, जिन तो उसे चिल्लाती है कि स्कूल में तो तुम काफी इनोसेंट लगती हो और यहाँ पर ये सब काम क्या कर रही हो? तब उसके साथ में एक और लड़की खड़ी थी जो बोलती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ पर प्रिंस आए हैं, तुम्हें झुककर उन्हें सलाम करनी चाहिए। और वो धक्का देकर युआन को पीछे करती है। तभी युआन उसे होल्ड करता है और बोलता है कि तुम इससे जरा दूर रहो। उनके यहाँ से जाने के बाद पीछे से उस बार का हेड वान पर चिल्लाता है कि तुमने फिर से गवर्नर की डॉटर को एम्बेरस किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। कंपनसेशन के लिए उन्हें अल्कोहल सर्व करो ताकि वो तुम्हें माफ कर दें। जिस पर वान मान जाती है। अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर जिन युआन के लिए ड्रिंक बना रही थी और साथ में कुछ नशे की टैबलेट्स मिला देती है ताकि वो युआन के क्लोज जा सके। और जब युआन को उसने वो ड्रिंक ऑफर करी, तभी वहाँ पर वान पहुँच जाती है अपने ड्रिंक के साथ। अब युआन उसे देख रहा था तो बार के हेड को लगता है कि युआन वान में इंटरेस्टेड है। वो उससे पूछने लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर जिन को बुरा लगा और वो युआन को बुली करने लगती है, जिस पर युआन अब बहुत ज़्यादा नशे में आ चुका था और वो उल्टा जिन पर गुस्सा करता है कि तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो, जरा दूर होकर बात करो। तो अब जिन बोलती है कि मैं तुम्हारे पास किसी को भी आने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर युआन को और भी गुस्सा आया कि तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो उसे पुश करके दूर करता है और बाहर जाने के लिए कह देता है। अब वान भी कहती है कि ठीक है, मैं भी यहाँ से चलती हूँ, लेकिन युआन उसे रोक कर उसके क्लोज जाता है कि तुम ही थी ना जो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वान मना करती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, लेकिन युआन किसी की नहीं सुनता। वो तो उसे एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। वान बार बार बोल रही थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन युआन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और वो उसे लगातार किस कर रहा था और वो दोनों रात को इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह के समय जब उन्हें होश आया तो युआन अपने कपड़े पहनता है और चेक करता है कि वान का शायद ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ब्लड मार्क्स वहीं पर थे। और वान भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। तो युआन बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वान बोलती है क्या तुम पैसों में मेरी हेल्प कर सकते हो? तो युआन मन में ही सोचता है कि ये भी और लड़कियों की तरह ही है, बस मुझे पैसों के लिए अप्रोच कर रही थी। उससे काफ़ी गुस्सा आया और वो बोलता है ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। वो एक उंगली दिखाती है तो युआन को लगा कि $100 मिलियन, इतनी ज़्यादा लालची औरत। लेकिन ये सब वो मन में बोल रहा था और वो कार्ड वान के मुंह पर दे फेंकता है कि इससे तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना। तो वान बोलती है कि मुझे कार्ड नहीं चाहिए। तो युआन को लगा कि वो और डिमांड कर रही है, तो अपना जेट पेंडेंट भी उसके मुंह पर दे मारता है कि अब और उम्मीद मत करना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना कहकर वो बाहर गया। बाहर इसका सेक्रेटरी खड़ा था जो कहता है कि ग्रैंड माँ आपको याद कर रही है। अब युआन तो यहाँ से चला गया। वहीं युआन जब बाहर आई तो सेक्रेटरी नोटिस करता है कि बॉस इससे पहले किसी भी लड़की के इतने क्लोज नहीं गए हैं, तो आखिरकार इसके क्लोज कैसे चले गए। वो वान को रोक कर युआन का कार्ड उसे दे देता है कि जरूरत पड़े तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकती है। वही अब सीन प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर वान यही सब सोच रही थी कि उस रात उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन इसकी सजा मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, मैं इन्हें इस दुनिया में लाकर रहूंगी और खुद से ही इनका पालन पोषण करूंगी। सीन वापस से युआन पर शिफ्ट करते हैं, जो अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था और डॉक्टर से पूछता है कि मेरी मॉम
ठीक है या फिर नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि वो बिल्कुल फिट है। तो युवान अपनी मॉम के पास गया कि मॉम मुझे पता है यहाँ पे ये सब ड्रामे कर रहे हैं, आपको घर चलना चाहिए। तो युवान की मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब ड्रामे लग रहे हैं, मैं तो टेंशन से मरने वाली हूँ कि हमारी लियो फैमिली का आगे वारिस कौन होगा, क्योंकि तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते। अपनी बढ़ती उम्र तुम्हें नहीं नजर आ रही है क्या? युवान कहता है कि मॉम मैं इसके बारे में बाद में सोच लूंगा। तो उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि बाद में कब? वहीं पर जिन भी खड़ी थी, जो मौके का फायदा उठाकर युवान की मॉम के पास बैठ जाती है कि आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, वहीं पर हम इस सब की बात कर लेंगे। तो युवान की मॉम भी उसकी बात को पकड़ लेती है और बोलती है कि हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे फादर यहाँ पर आने वाले हैं ना, मैं उसी लाइव इवेंट में तुम दोनों की शादी भी फिक्स करवा दूंगी। जिस पर युवान को सही नहीं लगता और वो चिल्लाता है कि मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती, ये जबरदस्ती है। युवान की मॉम कहती है इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है। जब उसकी मॉम जिन से बात कर रही थी तब युवान वान के ख्यालों में खो जाता है और फिर रियलाइज करता है कि वो बार बार उसी लड़की को याद क्यों कर रहा है। और अब सीन वापस से वान पर शिफ्ट करते हैं जहाँ वो अपने घर गई, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई बैठा था। उसकी मॉम तो ड्रामे करते हुए सामने आती है कि वान तुम अभी तक कहाँ थी, हमने तुम्हारा कितना वेट किया, तुम्हें काफी लंबे समय के बाद घर पर वापस आ रही हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वान पूछती है कि वो क्या? तो वो बोलते हैं हमने तुम्हारा रिश्ता एक अमीर आदमी से कर दिया है, बस वो थोड़ा उम्र में ज्यादा है। वान को बिल्कुल सही नहीं लगा और वो बोलती है कि आपने मेरे से बिना पूछे मेरी शादी फिक्स क्यों करा दी? तो वो बोलती है कि अरे शादी छोड़ो, क्या तुम्हें पता है वो शादी के बदले में हमें 88,000 युआन देने वाले हैं, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारे भाई की एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी। तो वान को गुस्सा आया कि आप हर समय ली की साइड लेते रहते हो, उसके अच्छे बुरे के लिए हर वक्त उसके साथ हो, लेकिन मेरा क्या मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ? तो उसकी मॉम बता देती है कि नहीं तुम मेरी डॉटर नहीं हो, तुम तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो और बचपन से लेकर मैंने तुम्हें आज तक कोई भी कमी नहीं आने दी, पालन पोषण कर कितना बड़ा कर दिया है, लेकिन आज तुम मेरी एक हेल्प करने से मना कर रही हो। वान कहती है कि मैं आपके और एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए अब मैं घर छोड़ने का फैसला ले चुकी हूँ। तो उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें ये शादी करनी होगी। वो जबरदस्ती सी करने लग जाती है, जिस पर वान ने जो प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ली थी वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही उसकी मॉम ने नोटिस किया वो तो हैरान ही रह गई कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अब तुमसे शादी कौन करेगा? इस बच्चे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम्हें इसे अबॉर्ट करवाना होगा। और उसका भाई और उसकी मॉम मिलकर उसे काफी पीटते हैं। उसका भाई तो कह रहा था कि सिस्टर तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम सर्जरी करवा लो, लेकिन वान साफ मना करती है कि तुम दोनों होते कौन हो डिसीजन लेने वाले कि मैं बच्चे को मैं जन्म दूंगी या भी नहीं। तुम तो मुझे बेचना चाहते हो ना, जिसके लिए मैं मुकर चुकी हूँ, तो अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। तो वान की मॉम कहती है कि तुम्हारे इस हरकत की वजह से हमें 88,000 मिलने से रह जाएंगे और जिससे कि हमारे फैमिली में काफी सुधार हो सकता है, तो मैं इस मौके को कभी भी चूकने नहीं दूंगी। अपने बेटे को कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल में लेके चलो, हम आज इसका अबॉर्शन करवाएंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो वान के साथ काफी जबरदस्ती कर रहे थे कि तुमने अगर अबॉर्शन नहीं कराया तो हमें पैसे नहीं मिलने वाले। वान काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। वहीं पीछे की तरफ युआन का सेक्रेटरी वान को नोटिस कर लेता है कि ये तो वही लड़की है जो उस रात बॉस के साथ थी, क्या ये प्रेग्नेंट है? मुझे इसकी खबर जल्दी ही बॉस को देनी होगी। उसके जाने के बाद वान चिल्लाकर अपने भाई से कहती है और अपनी मॉम से भी कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसकी मॉम खुश हो गई, वो अपने गले से युआन का दिया हुआ जेड पेंडेंट निकालती है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तुम इसे रख लो। लेकिन उसके भाई को यकीन नहीं होता कि क्या तुम हमें पागल बनाना चाहती हो इस फालतू के पेंडेंट से। वो उसे दूर देकर फेंकता है और टूटने से पहले ही वान उसे होल्ड कर लेती है। सीन अब युआन के घर पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर ली युआन की मॉम जिन के फादर के साथ खड़ी थी। वो दोनों अनाउंस करते हैं कि आज ली युआन और जिन की सगाई होने जा रही है। अब जिन का फादर यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं जिन का फादर हूँ और यहाँ का गवर्नर, और ये ली युआन की मॉम मिसेस ली है। हम दोनों के ग्रुप पहले से ही काफ़ी अच्छी दोस्ती में थे, लेकिन इस शादी के बाद हम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। यहाँ तक कि जिन और ली युआन तो बचपन के दोस्त भी रह चुके हैं। दोस्ती एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रही है, तो हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं। वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी सीन ली युआन और जिन पर शिफ्ट किया जाता है। जिन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी और ली युआन से पूछती है कि तुम बताओ तो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। ली युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि तुम कान खोल कर सुन लो, मेरा तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली की बात मान रहा हूँ और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझ पर चढ़ने की कोशिश न कहने के बाद युआन तो यहाँ से चला जाता है। पीछे से जिन युआन को कहती है कि अब तुम चाहे कुछ भी कहो, बस मेरी शादी तुमसे होने वाली है और उस क्राउन की हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। तभी ली युआन का फोन बजा और जिन उसे उठा लेती है क्योंकि वो अननोन नंबर से था। जब उसने कॉल उठाया आगे से वान बोलती है कि मैं वान बोल रही हूँ, क्या मैं ली युआन से बात कर रही हूँ? तो जिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ली युआन को कॉल करने की, मेरी आज उससे शादी है।
और मुझे पता है कि तुम मेरी शादी को खराब करना चाहती हो। आगे से मेरे हस्बैंड को कॉल करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती हैं। वही युवान परेशान हो गई थी कि वो तो किसी और से शादी कर रहा है, अब वो क्या करने वाली है। तभी उसका भाई उसके पास आकर बाल खींचता है कि अब तुम्हें और कुछ करना है। अगर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा तो तुम हमारी बात मान लो, आराम से इस बच्चे को गिरवा दो और जिससे शादी करने के लिए कह रहे से शादी कर लो। वापस से हम जिन को युवान के साथ देखते हैं जो अब स्टेज पर पहुंच चुके थे। उनके पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वहीं पर पब्लिक में से एक आदमी बोलता है कि अब वो क्राउन जिन पहनने वाली है, तो युवान के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं नजर आ रही। युवान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। और अब वो जिन के साथ उस क्राउन की ओपनिंग करता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो गए थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी तो कीमत का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। और वो बोलने लग जाते हैं कि जल्दी ही इसे जिन को पहना दो। जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था तो युवान उन सबको चुप होने के लिए कहता है कि ठीक है, और वो क्राउन को ओपन करवा लेता है जिन को पहनाने के लिए। लेकिन इतने में ही उसका सेक्रेटरी आकर उसे कान में बता देता है कि बॉस, वो लड़की जो उस रात आपके साथ थी वो आज प्रेग्नेंट है। ये सुनकर युवान तो हैरान ही हो गया और वो इस एंगेजमेंट को अभी रोकने के लिए कह देता है। अब युवान की ऐसी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने अचानक से एंगेजमेंट क्यों रोक दी, और जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर युवान अपने सेक्रेटरी से फिर से पूछता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ बॉस, वो लेडी 3 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा जल्दी से पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब युवान उसी रात को नाइट को याद करता है जहाँ पर वो वैन के साथ इंटीमेट हुआ था और इसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा भी किया था। लेकिन अब सीन प्रेजेंट में आया और युवान अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब मैंने उस गोल्ड डिगर लड़की को रुपए दे दिए थे तो अब इस प्रेगनेंसी का क्या नाटक कर रही है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, शायद आप उस लड़की को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में थी और बहुत ही साधारण कपड़ों में। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो उसे बार बार तंग कर रहे थे। इनफैक्ट जिन रुपए की आप बात कर रहे हो, मैंने उस रुपए की ट्रांजैक्शन चेक करी। उस कार्ड की ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक बार उसने रुपए खर्च किए हैं, और वो भी सिर्फ प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स लेने के लिए। अब युवान पूछता है कि वो क्या चीज़ है, तो उसकी मॉम हंसकर बताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडी इसको यूज़ करती है। तो अब युवान काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसने क्या उस लड़की को गलत समझ लिया, और वो इस शादी को कैंसिल करके उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, यानी कि वान से। तो जिन उसे रोकती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अपने सेक्रेटरी की बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। युवान उससे हाथ छुड़ाता है कि तुम जरा मुझसे दूर होकर बात करो, मैं तुमसे प्यार तक नहीं करता, और ये शादी तो भूल ही जाओ, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। लेकिन जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि तुम मुझे ठुकरा कर यहाँ से नहीं जा सकते, तुम उस लड़की के लिए मुझे मना कर रहे हो, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। तो युवान कहता है कि बचपन से ही तुम जैसे चालाक लड़की मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाने से मत रोको। वो यहाँ से जा रहा था, पीछे से जिन चिल्लाती रह जाती है, और वहीं पीछे से युवान की मॉम सेक्रेटरी से पूछ रही थी कि मेरी बहू ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ वो ठीक है, बस बॉस वहाँ पहुँच जाए तो बाकी की सिचुएशन संभाल लेंगे। युवान की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी कि मैं भी अपनी बहू से मिलूंगी। वही सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर वैन की मॉम और भाई उसे लगातार पीट रहे थे कि तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रही। तभी उसकी मॉम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बात सुनो, हमें रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम इस बच्चे को पालने की सोचोगी तो हमें ना तो रुपए मिलेंगे और ना ही तुम्हें कोई हस्बैंड मिलने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। लेकिन वैन अभी भी नहीं मानती कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिसके साथ वैन की वो जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। वो पूछता है कि कहाँ है मेरी वाइफ। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि आपकी वाइफ नहीं है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसकी वैली बढ़ रही है। वो पूछता है क्या ये प्रेग्नेंट है। वान हामी बढ़ती है। आदमी चिल्लाकर कहता है कि मुझे अब इससे शादी नहीं करनी। तो वो घबरा गए कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसका भाई बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी ऑपरेशन करवाने वाले हैं इसका, अब आप इससे शादी कर लेना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आदमी कहता है ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसका भाई और मॉम जबरदस्ती करने फिर से वैन के पास आते हैं, लेकिन तभी युवान अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है वैन को बचाने के लिए। वैन उसे देखकर पहचान लेती है कि ये क्या तुम हो। युवान कहता है कि हाँ मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया और अब मैं तुम्हें यहाँ से घर ले जाऊँगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। तो वान थोड़ा सेफ महसूस करती है और तभी भी होश हो गई थी। उसके हाथ में युवान का ही जेट पेंडेंट था जो वो नोटिस कर लेता है, और उसके बाद युवान वैन को गोद में उठाकर घर पर ले आया था, जहाँ पर डॉक्टर जब वैन को चेक करते हैं और युवान को बताते हैं कि लेडी बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर इन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये इनकी लाइफ रिस्क में पहुंच सकती है।
तो युवान कहता है कि डॉक्टर आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। अब डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद युवान वान के पास बैठता है। वान को होश आ चुका था। युवान उससे पूछता है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। वान कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो युवान समझ आता है कि शायद वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। युवान माफ़ी मांगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वान कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। युवान बोल रहा था कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। वो वान के आंसू भी साफ करता है, लेकिन वान उसका हाथ दूर कर देती है। तो युवान अपनी जेब से जेट पेंडेंट निकाल कर वान को पहना देता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे कि तभी युवान की मॉम पहुंचती है, जो वान को देखकर खुश हो गई थी, और वो बोलती है क्या यही मेरी डॉटर इन लॉ है। युवान हामी भरता है और वान काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी कि आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो उसकी मॉम बोलती है कि बोझ की कोई भी बात नहीं है, तुम मेरे बेटे के बच्चों की माँ बनने वाली हो, तो मेरी डॉटर इन लॉ ही ना, और ये सारी गलती युवान की है, उसने मुझे पहले तुम्हारे बारे में नहीं बताया। वान बोलती है कि नहीं, इसमें युवान की कोई भी गलती नहीं है, आप उसे ब्लेम मत कीजिए, ये सब हम दोनों की गलती से ही हुआ है, जितने भागीदार वो हैं उतना ही भागीदार मैं भी हूँ। तो उसकी मम तारीफ करती है कि ये लड़की बहुत सुंदर छांटी तुमने अपने लिए, और साथ में बोल रही थी कि तुम अब से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम हमारी फैमिली हो और हमारे साथ हमारे घर पे ही रहने वाली हो। वान अब चुप कर जाती है। वहीं उसकी मम ये भी बोल रही थी जिन मेरा ब्रेन वॉश ना करती तो मैं तुम्हारी शादी कब तक करवा चुकी होती। तो युवान बोलता है कि मामा भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वैन को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसकी मम मान जाती है और सेक्रेटरी से अंदर 2 रिंग मंगवाती है कि वो वान के लिए ये गिफ्ट लाई है, लेकिन वान उसे लेने से साफ मना कर रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो ये नहीं ले सकती। उसकी मम बोलती है कि एक्सपेंसिव की कोई भी बात नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, लेकिन वान अभी भी मना करती है और इसी बीच वो रिंग्स नीचे गिर जाती हैं और टूट गई थी। वान को बहुत बुरा लगा कि आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं इसके रुपए वापस कर दूंगी, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं दे ही दूंगी। तो उसकी मम्मा हंसकर कहती है कि एक मामूली सी चीज़ है, इसके लिए रुपए लेन देन करने की क्या ही ज़रूरत है, और तुम तो मेरी डॉटर इन लॉ हो ना, जो मेरा है वही तुम्हारा है, तुम हमारी फैमिली हो, इसलिए ऐसी बातें मत करो। अवान मन में ही सोचती है कि ये लोग मुझसे इतना अच्छा से बिहेव कर रहे हैं, क्या मैं सपना देख रही हूँ। आज तक उसने इतनी केयर किसी की भी नहीं पाई थी। अब नेक्स्ट सीन में ली युआन वान को अपने साथ घर पर ले आया था। इतना बड़ा घर देखकर वान तो हैरानी हो जाती है कि ऐसा घर तो मैंने सपनों में देखा है, क्या ये सपना सच हो रहा है। वहीं पर अब ली युआन की मॉम आकर वान का हाथ ली युआन से छुड़वाती है और अपने साथ ले जा लेती है। ली युआन को तो मुंह छोटा सा हो गया था। वहीं वान को ली युआन की मॉम काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी कि आखिरकार मेरी डॉटर इन लॉ घर पर आ ही गई, और वो इस चीज़ को काफ़ी एक्सप्रेस करती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वही वान भी बोल रही थी कि हाँ आंटी, मैं भी खुश हूँ और ठीक हूँ, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम मुझे आंटी मत कहो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसलिए कॉल मी मॉम। तो वान अब शर्मा जाती है। इसके बाद ली युआन की मॉम वान को बैंगल्स गिफ्ट कर रही थी जो कि उनके पुश्तैनी थे, लेकिन वान उन्हें लेने से मना करती है, लेकिन ली युआन कहता है कि ये मॉम का प्यार है, इसे ले लो। अब वान उन बैंगल्स को एक्सेप्ट कर लेती है और मन में सोच रही थी क्या ये फैमिली मेरी फैमिली है, ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। तभी एक मेड आकर वहाँ पर सूप दिखाती है जो ली युआन वान को देते हुए कहता है कि मॉम ने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है 3 बजे उठकर, इसे तो लेने से मना मत करना। तो वान उस सूप को जैसे ही पीती है वो इमोशनल हो जाती है। ली युआन की मॉम पूछती है कि क्या हुआ, क्या ये कड़वा है। वान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बना है, कि मुझे इन सब की आदत नहीं है ना, इतनी केयर मुझे आज तक नहीं मिली, क्या मैं सपना देख रही हो। ली युआन कहता है कि तुम सपना नहीं देख रही हो, ये फैमिली तुम्हारी है और ये घर भी, जो हमारा है वही तुम्हारा है, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और तुम्हें रेस्ट के लिए चलना चाहिए। अब वान भी उठती है बेडरूम तक जाने के लिए, लेकिन ली युआन उसे गोद में उठा लेता है। वान तो कह रही थी कि मैं खुद से जा सकती हूँ, लेकिन वान कहता है कि नहीं, तुम अभी वीक हो। वो उसे बेडरूम तक ले जाने लगा कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। ली युआन ठीक वान के ऊपर था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट था। ली युआन भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो वान के क्लोज जा रहा था उसे किस करने के लिए, लेकिन वान अनकंफर्टेबल होती है तो ली युआन को भी सही नहीं लगता, वो पीछे होने लगा। लेकिन तभी वान के बाल ली युआन की टाई पर फंस जाते हैं और अब वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बाल निकल ही नहीं रहे थे। तो वान कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी देर तक वो ट्राई करी जा रही थी और मन में प्रे करती है, भगवान ये बाल निकल क्यों नहीं रहे हैं, जल्दी निकल जाए। लेकिन इसी बीच ली युआन का शर्ट का बटन टूट जाता है और उसकी चेस्ट विजिबल थी, जिसे देखकर वान शर्मा जाती है कि ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन तभी ली युआन पीछे हो जाता है और बोलता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। लेकिन तभी वो उसके पास आता है
कि अगर मैं तुम्हारे पास आ भी जाता हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है। तो वान कहती है मैं भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और ये बहुत जल्दी है। लियोन कहता है कि जल्दी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। लेकिन अब भी इतना कहकर उसके पास जाता है, लेकिन पीछे से पिलो उठाकर उसकी जगह पर रख रहा था। लेकिन वान तो अपनी आईज क्लोज कर लेती है कि जैसे लियोन उसे किस करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उसे सुला देता है। वान तो अभी भी अपनी आईज क्लोज करे हुई थी, तो लियोन उसकी नोज को प्यार से टच करता है कि तुम क्या सोचे जा रहे हो, अपने दिमाग के घोड़े इतने ज़्यादा मत दौड़ाओ। और वो जाते जाते उसे बताता है कि कल मॉम ने हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है एंगेजमेंट के लिए। वान घबराती है तो लियोन बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इन सब की तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। ये सुनकर वान को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है और उसके जाने के बाद वो यही सोच रही थी कि ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे नाइट में देखते हैं जहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और वान लियोन के बिना ही पार्टी में पहुँच गई थी, क्योंकि लियोन ने उसे मैसेज में पहले ही कह दिया था कि उसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए पार्टी में अकेले पहुँच जाना, वो भी जल्दी ही पहुँच जाएगा। लेकिन वो पार्टी में पहुंचकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि आसपास के लोग काफ़ी अच्छे वेल ड्रेस थे और वो मामूली सी ड्रेस में वहाँ पहुंची थी। और वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बात करते हैं कि आज लियोन अपनी मंगेतर की अनाउंसमेंट करने वाला है। वान सोचती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लियोन एक बहुत ही फेमस प्रिंस है और मैं एक मामूली सी लड़की, हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। तभी एक आदमी बोलता है कि ये लेडी कौन है, इसकी बैली भी बाहर आ रही है, ये प्रेग्नेंट लेडी है ना। लेकिन तभी वहाँ पर लियोन के और भी गेस्ट थे, जिसमें से कि वान की स्कूल फ्रेंड निकलती है जो काफ़ी रिच है। लेकिन जैसे ही उसने वान को देखा वो उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है कि वान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हो। वान कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो इग्नोर करके यहाँ से जाने लगी, लेकिन वो भी उसकी बैली नोटिस कर लेती है और बोलती है कि तुम तो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो, जरा बताओ तो ये आदमी है कौन। और वान के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे परेशान करने लग जाती है कि देखो देखो ये मेरे साथ ही क्लासमेट है, लेकिन इसे ये तक नहीं पता कि इसके बच्चे का बाप कौन है। वहाँ पर लखड़े लोग बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं वैन का। वैन इग्नोर करके यहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर से उसकी फ्रेंड रोकती है कि तुम मेरी इंसल्ट करके यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। वान बोलती है कि वो क्या। तो उसकी फ्रेंड उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है कि जब तक तुम ये वाइन की बोतल पूरी नहीं पी लेती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वान मन में ही सोचती है कि लियोन की पार्टी वो खराब नहीं करना चाहती है। एक बार को डिसाइड करती है कि वो पी लेगी, लेकिन तब भी वो उस वाइन को नीचे गिरा देती है, जिस पर उसकी फ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आया कि तुमने ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे करी, अब तो देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन इसी बीच उसने वैन के हाथ पर वही लियोन की मॉम का दिया हुआ बैंगल नोटिस किया कि तुम तो यहाँ से चोरी करके भाग रही थी, और सभी को दिखाने लगती है कि देखो ये बैंगल, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना अफोर्ड कर सकती है, और ये तो लियोन की मॉम का बैंगल है ना। वो लोग भी पहचान लेते हैं कि हाँ हमने इंटरव्यू में ये बैंगल देखा था, इसकी कॉस्ट तो 10 मिलियन युआन है, ये इस लड़की के पास कैसा आया। तो वान तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरी आंट ने मुझे ये दिया है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे वो बैंगल वापस ही नहीं करती। वहीं पर उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी वान को परेशान करने के लिए आगे बढ़ा। वो उसके कपड़े नोच रहा था, तभी जेड पेंडेंट बाहर की तरफ आ गया। तो वो देखकर कहता है कि ये तो पक्का चोर है, देखो इसने लियोन का जेड पेंडेंट भी पहना हुआ है। वान कहती है कि ये मुझे उसे नहीं दिया है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था कि एक मामूली सी लड़की को लियोन अपना पेंडेंट क्यों देगा, और लियोन की मॉम अपना ब्रेसलेट। वान बेचारी इनोसेंट वहीं खड़ी थी और बाकी लोग भी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो कहता है कि इसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, जरा से पकड़ो, हम इसे यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, हम इसके बदले में प्राइज भी मिल सकता है। वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी लियोन की मॉम पार्टी में पहुंच गई कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे परेशान करने की। तो उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि आंट आपको नहीं पता, ये एक नंबर की चोर है, इसने आपका ब्रेसलेट चुरा लिया और लियोन का जेड पेंडेंट भी, लेकिन हमने इसे अच्छा सबक सिखाया है। उनकी आंट बोलती है ओह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्राइज दूंगी। वो दोनों पास आने लगते हैं, लेकिन लियोन की मम उन दोनों को ही जोर से स्लैप करती है। वो दोनों घुटनों पर आ गए थे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारे साथ ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो वो बताती है कि मैंने ही खुद अपना ब्रेसलेट वान को दिया है और लियोन ने भी अपना जेड पेंडेंट इसे खुद से दिया है, और जो तुम इसके बच्चे का मजाक बना रहे हो, इसके बच्चे का बाप और कोई नहीं लियोन ही है। ये सुनकर वो तो हैरान ही हो गए कि हमें इसके बारे में पता नहीं था, हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसकी मम बोलती है कि यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो, और जो भी वान को परेशान कर रहा था वो भी यहाँ से जा सकता है। इसके बाद वान लियोन की मॉम से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से पूरी पार्टी खराब हो गई, मुझे माफ़ करना। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ना। लियोन भी जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम एक वेल ड्रेस पहन लो ताकि तुम दोनों की एंगेजमेंट अच्छे से हो सके।
वो उसे अपने साथ रूम में लाती है, जहाँ पर वो अपनी पुश्तैनी ड्रेस निकाल कर उसे देती है कि तुम्हें आज एंगेजमेंट के लिए यही ड्रेस पहननी है। तो वान बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक्सपेंसिव लग रही है। तो लियोन की मॉम कहती है कि ज़्यादा मत सोचो और जल्दी ही से पहन कर आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस ड्रेस में कैसी लगती हो। अब जब वो ड्रेस देख रही थी तो मन में ही सोचती है, क्या वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे? क्या मैं ही लियोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ? तभी पीछे से वो दोनों मेड आपस में बात करती है कि कहीं मैम को देखकर दूसरी मैम गुस्सा ना करे। वान समझ नहीं पाती कि तुम किस मैम के बारे में बात कर रहे हो। दरअसल वो जिन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी पार्टी में आने वाली थी। और जब वो वान को देखेगी पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन वो दोनों मिनट उसे सच नहीं बताती और बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। वान अब टेंशन में आ गई कि किसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही तैयार होती है सभी की आंखें उसी पर थीं, क्योंकि वो स्ट्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ पे मेहमान पहचान लेते हैं कि ये तो वही लड़की है, इसका मतलब ये युवान की मंगेतर है। और वो सभी उसे एडोर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर हम जिन को भी देखते हैं जो सेम ड्रेस में पहुंची हुई थी। और जैसे ही उसने वान को देखा और वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है, वो वान के पास आई और बोलती है कि तुमने हिम्मत भी कैसे करी इस ड्रेस को पहनने की? पहले तुमने मेरे आदमी को मुझसे छीन लिया, यानी कि युवान को, और अब इस ड्रेस को पहनकर क्या जताना चाहती हो? क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी युवान से शादी होने वाली है? मैं ऐसा हर किस होने नहीं दूंगी। वो वान के साथ काफ़ी बदतमीजी कर रही थी, तो वान भी उसे धक्का मारकर पीछे करती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन जिन को बहुत ही गुस्सा आया कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने जो ये फेक कपड़े और ये फेक ज्वेलरी पहनी है ना, उसे तो मैं अभी तुम्हारे सामने ही निकालूंगी। वान कहती है कि ये सब असली है, तुमने जो पहना है वो फेक है। वो कहती है कि पागल हो गई हो क्या, ये मुझे आंट ने खुद अपने हाथों से दिया है। वहाँ पर लोग भी जिन की साइड ले रहे थे और वान के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जिन अपनी जेब से एक सीजर निकालती है और वान को धमकाते हुए कहती है कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि लियोन तुमसे प्यार करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अपनी मोम की बातों में आकर उसने तुम्हें अपनाया है और कुछ भी नहीं। और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी प्यार नहीं है, बस सिंपैथी है। जिस पर वान को भी बुरा लगता है और वो सीजर को उसके पेट तक ले आती है कि इंसान सबकी जड़ ये बच्चे हैं, मैं इन्हीं को खत्म कर दूंगी। वो उस पर हिट करने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो वान को उससे बचा लेती है और जिन को चिल्लाकर कहती है कि तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो। तो जिन कहती है तुम यहाँ पर कैसे आई और कब आई? तो बोलती है कि ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम अभी वान को परेशान कर रही हो और ये सब सही नहीं है। तो जिन बोलती है कि तुम जरा दूर होकर खड़ी रहो, जरा देख नहीं रही हो कि इसने ये फेक कपड़े पहनकर सबको ये बता दिया है कि ये उसकी मंगेतर बनने वाली है। तो वो लेडी बोलती है कि फेक ये नहीं, फेक तो तुम हो जिसने कि ये ज्वेलरी भी फेक पहनी और ये कपड़े भी। मैं इन कपड़ों को अच्छे से पहचानती हूँ। तो जिन एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है ये कपड़े फेक है ना, ये ज्वेलरी भी, लेकिन मेरा प्यार तो फेक नहीं था। इस लड़की में युवान ने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ में नहीं था? मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर युवान आ जाता है और बोलता है कि तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मुझसे शादी कौन करेगा और कौन नहीं। तो जिन बोलती है कि युवान क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये लड़की अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? युवान बोलता है कि मुझे फिलहाल तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम यहाँ से चली जाओ वही बेहतर होगा। लेकिन जिन ऐसा नहीं कहती और वहीं पर जो लेडी खड़ी थी वो भी जिन के खिलाफ बोल रही थी। और वान नोटिस करते हैं कि वो लेडी तो युवान की तरफ काफ़ी चिपक रही है और उसके बाहों में बाहें डालकर खड़ी है। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि क्या जो लोग बात कर रहे थे वो इसी लड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि लियोन के लिए ये लड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील कर रही थी और लियोन से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। लियोन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो लियोन कहती है कि नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हें इसी लड़की के साथ यहाँ से जाना चाहिए। तो लियोन को भी हंसी आई और उस लड़की को भी कि तुम गलत समझ रही हो। लियोन बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैन कहती है कि नहीं, जो मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ वही सच है। लेकिन वो लेडी बता देती है कि मैं लियोन की बहन हूँ और तुम ज़्यादा मत सोचो। ये सुनकर वान को भी अपने ऊपर हंसी आती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो लियोन उसे छेड़ता है कि वो मेरी वाइफ को तो जेलसी भी फील होती है। अब वान शर्माने लग जाती है तो लियोन वापस जिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने जो मेरी फियोंसे के साथ ये किया है ना, उसका सबक तुम्हें मैं सिखा कर रहूँगा। लेकिन जिन उल्टा लियोन पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ ना कि वान। लेकिन जिन अपने आत्मा को कहता है कि इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। लेकिन तभी जिन का फादर भी वहाँ पहुँच गया था कि तुमने ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे करी, क्या तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी को पूरी कंपनी और फैमिली को बैन कर सकता हूँ। लियोन कहता है तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं वान के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनने वाला।
तो उसका डैड बोलता है तुम इस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम किसे ठुकरा रहे हो। लीवान कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ये बेटी बचपन से ही चालाकियां करती आई है, इवन इसने मुझे ड्रग्स दी जानबूझकर ताकि मैं इसके प्यार में पागल हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसका फादर बोलता है तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरी बेटी की अगर जिद है तुम्हें पाना तो मैं उसे वो देकर रहूंगा। तो लीवान कहता है आपके मन में जो आए वो कर लीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जिन के साथ शादी कर लूँ। तो उसका फादर कहता है ठीक है, अब देखो मैं इन 3 दिनों में क्या से क्या कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर इस सिटी के हेड आ जाते हैं, जो सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन है मिस्टर फैंग, जिसे देखकर तो जिन के फादर भी डर जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, हम यहाँ पर खुद से हैंडल कर लेते। तो मिस्टर फैंग जिन के फादर को जोर से स्लैप करते हैं कि जो तुम लीवान को धमका रहे हो क्या पता भी है वो है कौन। जिनका फादर नहीं समझता तो वो बताते हैं कि लीवान मेरा ग्रेट सन है और तुमने उसे धमकाने की कोशिश करी भी कैसे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। लेकिन जिनका फादर तो अब गिड़गिड़ाने लग जाता है और जो भी जिनके फादर की साइड ले रहे थे वो भी अपने घुटनों पर आकर मिस्टर फैंग से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन मिस्टर फैंग उन्हें कोई माफ़ी नहीं देते, उल्टा वो जिनके फादर को दोबारा स्लैप करते हुए कहते हैं कि तुम क्या लीवान को बैन करोगे, मैं तुमसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आज कैंसिल करता हूँ और तुम्हें भी तुम्हारी कंपनी के साथ बैन करता हूँ। इनफैक्ट जो भी तुम्हारे साथ लिंक में है उन सभी को भी मैं आज इस स्टेट से बैन कर देता हूँ। ये देखकर जिन के फादर तो अपना होश खो बैठे थे और वहीं बेहोश हो जाते हैं और तभी लीवान के आदमी और मिस्टर फैंग के आदमी उन सभी को धक्का मारकर यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। अब उनके जाने के बाद लीवान अनाउंस करता है कि आज उसकी वान से शादी है और यही वो लड़की है जिससे कि उसने पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किया है और वो उसका साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट अगर कोई वान को बुली करने की कोशिश करेगा ना तो उसकी सज़ा तो तुम सब देख ही चुके हो। अब लीवान अपने पुश्तैनी क्राउन को वान को पहनाता है और वान तो ये देखकर इमोशनल हो गई थी और लीवान वान से कहता है कि मैं जानता हूँ हमें मिले को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इस छोटे से टाइम में मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। और क्या तुम मेरा साथ दोगी, मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी भी दुख नहीं आने दूंगा। वान काफ़ी इमोशनल हो रही थी कि मुझसे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। वह लीवान अब अपने घुटनों पर आ जाता है और पूछता है कि वान विल यू मैरी मी। वान के लिए ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था और वो उसे हाँ कर देती है और लीवान वान को किस कर रहा था और इसी के साथ उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम लीवान को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था काम के कारण, इसलिए वो अपनी आईज को क्लोज करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वान भी वहाँ पहुँची और पूछती है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें सोना है, और वो उसको मसाज देने लगती है। तभी लीवान वान को खींच कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके काफ़ी क्लोज जा रहा था कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तो अब तो तुम मुझसे नहीं शर्माती। वान कहती है कि नहीं वो बात नहीं है। तो लीवान उसे काफ़ी टाइट हक कर लेता है और उसके क्लोज जाने लगता है। वो उसके लिप्स के काफ़ी क्लोज आ गया था, लेकिन वान उसे रुकने के लिए कहती है कि मुझे अभी भी शर्म आती है क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब मैं सपने में तो नहीं देख रही हूँ। लीवान कहता है ये सपना नहीं है, यह हकीकत है। चलो ठीक है, तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे हक भी नहीं कर सकता। वान कहती है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो। तो वो लीवान उसे फिर से टाइटली हक करता है, लेकिन इस बार वो फिर से क्लोज आने की कोशिश करता है और अब वान का भी बस नहीं चलता। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लीवान तो हटने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन वान उसे रोकती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हें काम भी करना है। इतना कहकर वो बहाना बनाकर यहाँ से चली गई। वहीं सुबह के समय हम उन दोनों मेट्स को आपस में बात करता हुआ देखते हैं कि बॉस तो रात से अपने काम में गए हैं, लेकिन ये एक अच्छा बहाना है क्योंकि उनकी बीवी तो प्रेग्नेंट है। उन्हें उनसे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है वो कंपनी में शायद उसे ढूंढ रहे हैं। वान उनकी ये सब बातें सुन लेती है और उसे काफ़ी अजीब लगता है कि लीवान रात से कंपनी से वापस नहीं आया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो डिसाइड करती है कि वो कंपनी जाएगी उसका फेवरेट सूप बनाकर, और ये खबर लीवान तक पहुंच जाती है जो अपने कैबिन में रेस्ट कर रहा था। वो वान का ही वेट करता है, लेकिन तभी उसके रूम में एक लेडी आती है, इसके हाथ में भी सूप था और उसे लगा कि वो वान होगी। लीवान उस लेडी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो लेडी और कोई नहीं जिन होती है जो लीवान के क्लोज आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वो लीवान के काफ़ी क्लोज थी, वो उसे नेक पर किस करती है और वहीं वान भी सेम मोमेंट पर वहाँ पर पहुँच जाती है। और जैसे ही उसने डोर ओपन किया वो लीवान को और जिन को काफ़ी क्लोज देख लेती है, जिसके कारण उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर लीवान भी नोटिस करता है कि ये तो जिन है, उसे धक्का मारकर दूर करता है और वहीं उसने वान को देखा कि उसकी तबीयत खराब है। वो उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर से कहता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है हम उसे ला कर देंगे। डॉक्टर कहते हैं कि आप ज़रा तसल्ली रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की।
अब वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। बाहर ली खुद को ही कोस रहा था कि ये सब मेरे कारण हो गया, मेरी वजह से ही उसे ये शौक लगा है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। अब ली का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि बॉस अपने आप को संभालो, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है और डॉक्टर बाहर आके बताते हैं कि डिलीवरी सक्सेसफुल रही है, माँ के साथ दोनों जुड़वा बच्चे भी सेफ हैं। ये सुनकर ली और उसकी मॉम खुश हो जाते हैं, लेकिन ली को वान से मिलने की बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो नेक्स्ट सीन में जब वान को होश आया तो ली बिल्कुल उसके सामने बैठा था। वो उससे पहले तो माफ़ी मांगता है। वान कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो उसके हाथ को अपने हाथ से छिड़वाती है और बोलती है कि अब तो मैं तुम्हारे बच्चों को पैदा कर चुकी हूँ, तो हमें अब अलग होना चाहिए। लीवन कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे ये गलती से हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वान कहती है कि तुम मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो। उसे लग रहा था कि लीवन ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, वो तो शुरू से ही जिन से प्यार करता था, उसे बस उसके बच्चे चाहिए थे। लीवन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें लेकर कभी भी ऐसा नहीं सोचा। वान कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि हम दोनों की मीटिंग एक एक्सीडेंटल थी और हमें ज़्यादा मिलने को टाइम नहीं हुआ है। लीवन उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान था कि क्या इसे इस टाइम पीरियड में भी मुझसे कोई प्यार नहीं हुआ, क्या ये मुझे लेकर कोई भी फीलिंग नहीं ली थी। वो बोलता है कि ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो मैं रेस्ट की ज़रूरत है। वान भी रो रही थी और लीवन भी अंदर से टूट चुका था। वान की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर लीवन की मॉम पहुँचती है, जो वान को देखकर खुश हो रही थी कि तुम भी बिल्कुल सही सलामत हो, मुझे वो काफ़ी खुशी है कि तुमने 2 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया है। वान कहती है कि मुझे अपने बच्चों को गोद में उठाना है, लेकिन उसकी मॉम साफ मना करती है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है। वान समझ गई कि शायद ये भी मुझे अपने बच्चों से मिलने तक नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं भी इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मैं इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। अब हम घर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लीवन अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ था और उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके वान के लिए एक विला अरेंज करो और साथ में 10 मिलियन युआन का चेक। उसका सेक्रेटरी हमें भरता है और ये सब बातें वान सुन लेती है और उसे लगा कि लीवन उससे कितनी जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे छोड़ने से पहले ही मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं पीछे से हम लीवन की बातें सुन पाते हैं, जो अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि ये गिफ्ट मैम के लिए सही होगा ना, हम दोनों वहाँ पर अकेले रहेंगे अपने बच्चों के साथ अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ बॉस, ये काफ़ी अच्छा प्लान है, लेकिन वान तो इसे मिसअंडरस्टूड कर चुकी थी और वो अपना क्राउन वापस से उसकी जगह पर रख देती है और साथ में एक लेटर छोड़ जाती है लीवन के लिए और देखती है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सपना ही है और अब ये सपना टूट चुका है और मेरी आंखें खुल चुकी है। अब जब वैन अपना घर छोड़कर जा रही थी, तभी उसका भाई लियो उसे पीछे से होल्ड करता है कि सिस्टर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वान कहती है कि तुम अब मुझसे क्या लेने के लिए आए हो, मेरे पास अब कोई भी रुपए नहीं है। उसका भाई बोलता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुमसे कोई रुपए नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वान मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, लेकिन वो बोलता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो तुम्हें अपने सामने पाना चाहती है। वान को सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि तुम कोई नई चाल तो नहीं खेल रहे। लियो कहता है कि नहीं, मैं मॉम की कसम खाकर कहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो वान मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर पर देखते हैं, जहाँ पर वैन की मॉम यानी कि उनकी स्टेप मॉम की तबीयत सच में ही काफ़ी ख़राब लग रही थी। वो बार बार खांसी जा रही थी और कहती है कि ये सब मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, शायद भगवान मुझे उस सब की सज़ा दे रहा है। लेकिन वान, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वान कहती है कि आप ये सब बातें अब मत कीजिए, बहुत लेट हो चुका है, आपको शांत रहना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मॉम तो बोलती है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख सकूं। अब वो बहुत तेज़ तेज़ खांसती है, जिसके कारण उसके हाथ पर ब्लड आ जाता है और वो उसे देखकर डर जाती है। वान कहती है कि मॉम, मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो कहती है बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उसने चालाकी से सिरिंज निकाली और वान पर हिट कर दिया। इसका मतलब ये वान की मॉम और भाई का प्लान था, वान को अपने झांसे में फंसाने का। और वहीं घर की तरफ लियुआन जब वान से मिलने के लिए रूम में पहुंचा कि वो उसे सरप्राइज देगा, तो देखता है कि वान तो कहीं पर भी नहीं है। उसे काफ़ी अजीब लगा कि वो तो घर पर ही होती है। वो अपने सेक्रेटरी से भी कॉल करके पूछता है, तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस टेंशन मत लीजिए, मैम शायद बाहर की तरफ गई थी, आने वाली होंगी। लेकिन तभी लियुआन नोटिस करता है वहीं पर क्राउन रखा है और साथ में एक लेटर भी। और जैसे ही उसने लेटर को पढ़ा, उसे पता लगा कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है। वो अपने सेक्रेटरी को कह देता है उसे ढूंढने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब वान को होश आया, वो अपने सामने मॉम और भाई को सही सलामत पाती है और अपने आप को बंधा हुआ।
और कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम ये सब चालाकी चल रहे हो, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हारी बातों में कैसे फंस गई। उसकी मॉम बोलती है कि अब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अब तुम हमारे कब्जे में हो, और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अपने हस्बैंड को कहो कि यहाँ पर 100 मिलियन युआन लेकर आए। वान कहती है कि तुम दोनों इतने लालची होंगे, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि बेटी, माय फुट, तुम मेरी बेटी कभी थी ही नहीं, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। मुझे तुमसे कोई भी लगाव नहीं है, मैंने जितने भी एक्सपेंसेस तुम पे खर्चे थे उसका मुझे कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अब मैं तुमसे वो रुपए वापस लेकर रहूंगी, और उन रुपए को नहीं, उनसे 10 गुना। कहती है कि तुम्हें अब कोई रुपए नहीं मिलने वाले, मैं ली युआन को छोड़कर आ चुकी हूँ और अब वह मुझे कोई रुपए नहीं देगा। तो बोलती है इसका मतलब तुम तो हमारे लिए अब यूजलेस हुई, तो क्यों ना हम तुम्हें जला के राख कर दें। उसका भाई वही खड़ा था, के हाथ में पेट्रोल होता है, और वो वान को धमकाता है कि अगर तुमने अपने हस्बैंड से कॉल करके पैसे नहीं मंगवाए तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वान कहती है कि मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म हो चुकी है, मैं बस जिंदा लाश हूँ और मैं उनके लिए सिर्फ एक पपेट थी। उनकी बातें मानती गई और उनके बच्चों को जन्म देने के बाद मैं उनके लिए यूजलेस हो गई। अब वो मुझे कोई रुपए नहीं देंगे और ना ही तुम उम्मीद करना। तो उसका भाई को गुस्सा आया कि ठीक है, तुम हमारे लिए कोई भी वैल्यू नहीं करती, और वो उस पर पेट्रोल फेंक देता है कि तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और जैसे ही उसने लाइटर ऑन करके उसकी तरफ फेंका, तभी हमारा हीरो ली युआन वान को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। उस लाइटर को हवा में ही होल्ड कर लेता है, जिससे कि वान को एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन ये देखकर तो वान के भाई और उसकी मॉम घबरा जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। वह ली युआन वान की रस्सियां ओपन करता है। वान हैरान थी कि ली युआन उसे बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। अब ली युआन के आदमी वान के भाई और उसकी मॉम को यहाँ से धक्के मार कर बाहर ले जा लेते हैं, और ली युआन वान से कहता है कि चलो हमें घर पर चलना है। वान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर पर क्यों चलूँ, तुम तो मुझसे प्यार तक नहीं करते, तुम्हें बच्चे चाहिए थे ना, वो तो तुम्हें मिल चुके हैं। ली युआन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे सिर्फ बच्चे चाहता था। वान कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो उस दिन जिन के साथ ऑफिस में ना होते। तो ली युआन कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, जब मुझे पता लगा कि तुम ऑफिस में आने वाली हो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, मेरी आइज़ क्लोज होने के कारण जिन ने उसका फ़ायदा उठा लिया। वान कहती है कि ठीक है, मैं मान सकती हूँ ये गलतफहमी के कारण हुआ है, लेकिन उसका क्या जो तुम सेक्रेटरी से सुबह बात कर रहे थे, तुम किसके लिए वो विला और 10 मिलियन अरेंज कर रहे हो ताकि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ और तुम जिन के साथ वहाँ रह सको। ली युआन कहता है कि तुम मुझे कितना गलत समझती हो। वहीं पर उसकी मॉम भी कह रही थी कि तुम मेरे बेटे को इतना गलत मत समझो, जब से तुम गायब हुई हो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, तभी से वो तुम्हें ढूंढने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है कि वैन कहाँ होगी, किस हालत में होगी। वैन काफ़ी ज़्यादा नम हो जाती है उनकी ऐसी बातें सुनकर कि ली युआन को उसने कितना गलत समझा, वो तो सच में उसी से चुप कर जाती है। और ली युआन उसकी चीक्स को टच करते हुए कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, हमें अपने कल की नई शुरुआत करनी है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ होने से पहले मेरी वाइफ हो और मैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करूँगा। वैन उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ली युआन कहता है कि हम घर पर अब ऐसे नहीं जा सकते, हमें दोबारा शादी करनी है। नेक्स्ट सीन में उनकी शादी हो चुकी थी और वो दोनों ही काफ़ी खुश लग रहे थे। अब वैन यहाँ पर इजहार कर देती है कि ली युआन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, भले ही हमारा मिलना एक कोइंसिडेंट था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी लाइफ में है और मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। वो दोनों काफ़ी खुश थे और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।